तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये देखा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस प्रकार भारत में लागू किया गया, उसमें क्या कमियां रही, क्या दोष रहे, जिनकी वजह से एक सुधार की आवश्यकता पड़ी। उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि बंगाल का जो गवर्नर था, उस गवर्नर को गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया। किसमें? गवर्नर जनरल में उसको तब्दील कर दिया गया, यानी एक तरह से उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, उसका पद नाम जो है वो गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इसी प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना करी गई, यानी जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और उस सर्वोच्च न्यायालय को भी काफ़ी सारे अधिकार दे दिए गए। जैसे कि हमने पढ़ा वहाँ पर कि वहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य था, उस राजनीतिक परिदृश्य में जो गवर्नर जनरल है उसको 4 सदस्यों की समिति होगी, और वो 4 सदस्यों की समिति क्या करेगी, उसको सिफारिश करेगी किसी तरह के संशोधन के लिए, किसी तरह के कानून बनाने के लिए। एक राज्यसभा होगी जिसमें 1/3 सदस्य जो है वो कार्यकाल मुक्त हो जाएंगे हर 2 वर्ष के बाद, प्रति 6 वर्ष के बाद। इसी प्रकार से जो बंगाल रेजिडेंसी है वहाँ पर बंगाल रेजिडेंसी के साथ साथ बम्बई और मद्रास जो है वो भी 2 रेजिडेंसियाँ बना दी गई। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल को काफ़ी सारे अधिकार दिए गए, लेकिन उस पर नियंत्रण के लिए 4 सदस्यों की समिति निर्धारित कर दी गई। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल जितने भी अधिकार रखता था उन पर नियंत्रण किसका कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उनको निरस्त कर सकता है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त कर सकता था, उसके द्वारा लाए गए अध्यादेश को निरस्त कर सकता था। जैसे वर्तमान में भी है कि 6 माह के अंदर 6 माह की अवधि के अंदर अंदर अगर उसको परिषद में, कहने का मतलब विधानसभा में, अगर राज्य सरकार पारित करती है तो 6 माह के अंदर विधानसभा में, और अगर केंद्र सरकार करती है तो 6 माह के अंदर संसद में उसको पारित करवाना आवश्यक होता है, वरना उसे निरस्त माना जाता है। ठीक उसी तरह से वहाँ भी कर दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल कोई भी ऐसा अधिनियम लाता है, कोई भी अगर ऐसा अध्यादेश लाता है, तो उस अध्यादेश को 2 वर्ष के भीतर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निरस्त कर सकता था, ऐसा अधिकार उसको दे दिया गया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा दोष इसका आया निकल करके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का, वो क्या था कि इसमें स्पष्टता नहीं थी। स्पष्टता से मतलब कि वास्तविक अधिकार किसके पास है, किसके नहीं है, कौन सर्वे सर्वा है, कौन नहीं है। गवर्नर जनरल कानून लागू कर रहा है, अध्यादेश जारी कर रहा है, लेकिन उसको सलाह कोई और दे रहा है। और गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किए गए कानूनों को भी निरस्त किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल का पद सर्वोच्च है या सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च माना गया, ये सब चीज़ें वहाँ पर कन्फ्यूजन वाली थी। ठीक इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी और धार्मिक मामले जो है उनकी सुनवाई का अधिकार दे दिया गया, यानी सभी तरह के मामलों की सुनवाई कौन कर सकता था वहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय। तो कुल मिलाकर के ये जो एक दोष यहाँ पर निकल करके आया, इस दोष की वजह से इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, और वो हम आज भी करते हैं। यानी आज भी कई सारे कानून ऐसे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें हम संशोधन करते हैं। भारतीय संविधान जो है संसद, उसके अंदर हम संशोधन करते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको हम 1781 का संशोधन अधिनियम कहते हैं। और इस संशोधन अधिनियम को पारित किया गया 1781 में। ठीक है, अब इसमें जो परिवर्तन किए गए, यानी इसमें क्या क्या चेंज रखे गए, उन चेंजेस के विषय में हम बात कर रहे हैं, उन परिवर्तनों के विषय में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो देखो, पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसमें 1773 के संशोधन से, यानी 1773 का जो कानून था उसको संशोधित करते हुए क्या क्या नई चीज़ें रखी गई। तो उसमें एक तो बात ये रखी गई कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था, इस गवर्नर जनरल के पद को या इसके जितने भी अधिकार थे, उन अधिकारों को क्या किया गया, इसकी परिषद के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ऐसा ही भारतीय न्यायालयों के साथ भी किया गया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कहाँ पर था? ब्रिटिश में। तो कुल मिलाकर के गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्ति प्रदान कर दी गई, या इसके अधिकारों से मुक्त कर दिया गया। फिर सदर और दीवानी अदालत के रूप में मुकदमों की अपील सुनने का जो अधिकार है वो भी किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। यानी एक तरह से पहले जो दीवानी, फौजदारी और धार्मिक सभी तरह के मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर रहा था, उसको बदल करके अब क्या कर दिया गया कि दीवानी
मामलों की सुनवाई कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है इसको कम कर दिया गया, किस प्रकार कि प्रादेशिक जो काउंसिल थी और जो न्यायालय थे उनके बारे में भी नियम बनाने का अधिकार स्वयं उनको ही दे दिया गया। यानी जितने भी रेजिमेंट वगैरह थी या रेजिडेंसी वगैरह थी, रेजिडेंसी और काउंसिल थी, उन काउंसिलों को, उन परिषदों को अधिकार दे दिया गया कि वो स्वयं के विषय में स्वयं ही अधिकार बनाएंगे, स्वयं ही नियम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के इनको मुक्त कर दिया गया, ये अपने आप में अपने अधिकार रखने लगे। फिर जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके द्वारा लाई गई कुछ और भी आयोजनाएं थी, कुछ और भी परिवर्तन थे, जैसे कि भारत का शासन और जो सेना है उस पर नियंत्रण रखने के लिए अब 6 लोगों की एक समिति बना दी गई। और इस समिति ये जो समिति थी इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? सम्राट। यानी ये जो गवर्नर जनरल का पद है कहाँ से शासित होता था? ब्रिटेन से। और भारत का जो शासन है उस शासन को और सेना को, तो शासन और सेना इन पर नियंत्रण के लिए 6 सदस्यों की एक टीम बना दी गई। इस टीम में जो लोग होंगे, जो 6 लोग होंगे, उनका चुनाव कौन करेगा? सम्राट करेगा। यानी एक तरह से उस समय हमने पढ़ा ना कि अंग्रेजों ने सम्राट का पद एक तरह से केवल पेंशन भोगी के रूप में कर दिया था, तो वो पेंशन भोगी वाला जो सम्राट है वो यहाँ पर कुछ अधिकार भी रखने लगा। फिर इसी तरह से काउंसिल के सदस्यों की संख्या को घटा करके 4 से 3 कर दिया गया, जिनमें से एक प्रधान सेनापति होता था। यानी यहाँ पर जो 4 सदस्य थे, इन 4 की संख्या को घटा करके अब कितना कर दिया गया? 3। और 3 में से भी एक क्या होगा? प्रधान सेनापति, जो सेना के विषय में निर्णय लेगा। ठीक है। और मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनमें गवर्नर और 3 अन्य सदस्यों को मिला करके प्रत्येक में काउंसिल की स्थापना की व्यवस्था की गई। यानी पहले जो था ये रखा गया बंगाल 1773 में कि बंगाल की जो रेजिडेंसी है वहीं पर केवल समिति होगी। लेकिन अब क्या कर दिया है कि बंगाल के साथ मद्रास और बम्बई, यहाँ पर भी जो रेजिडेंसी काउंसिल बनाई जाएगी, इस काउंसिल में क्या होगा कि एक तो होगा गवर्नर और 3 सदस्य। इस तरह से यहाँ पर एक अलग से रेजिडेंसी, यानी इस प्रकार से यहाँ पर 4 लोगों की अलग से रेजिडेंसी बना दी गई। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो परिवर्तन लाए गए, उन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो कार्य था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका शासन यहाँ पर चल रहा था और उसको संचालित कौन करवा रहा था? ब्रिटिश सरकार। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो शासन है इसको 2 भागों में अलग अलग कर दिया गया। इसके जो अधिकार है इनको 2 भागों में बांट दिया गया, एक राजनीतिक और दूसरा व्यापारिक। क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य से ही व्यापारिक उद्देश्य से ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। तो इस चीज़ को भांपते हुए यहाँ पर इसके 2 भाग अलग अलग कर दिए गए, राजनीतिक और व्यापारिक। और व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण जो है वो कंपनी के हाथों में छोड़ दिया गया। यानी यहाँ पर कंपनी खुद अपना निर्णय लेगी, कंपनी खुद अपना शासन चलाएगी, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चलेगा। ब्रिटिश सरकार जैसा निर्णय करेगी, ब्रिटिश सरकार जैसा आदेश देगी, वैसे ही आदेश इस कंपनी को यहाँ पर मान करके अपना शासन चलाना होगा। यानी एक तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई इनके लिए कि ये लोग, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसका आदेश ये कंपनी फॉलो करेगी, ये कंपनी मानेगी और उसी के आधार पर आगे कार्य करेगी, या उसी के आधार पर जो भी नियम कानून बनाएगी ये कंपनी तभी बनाएगी जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनको अनुमति देगा। तो ये जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, ये हम यहाँ पर इसको दोहरी शासन व्यवस्था को 1919 के द्वैध शासन से नहीं जोड़ सकते। क्लाइव का जो द्वैध शासन था, लॉर्ड क्लाइव का, उसके समान नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इससे अलग था। और इसमें अलग क्या था कि जितनी भी शासकीय संस्थाएं थी उनका जो उत्तरदायित्व है वो निश्चित और स्पष्ट था, जबकि भारतीय नरेश जो था उनके साथ कंपनी के संबंधों का और
नवीन सिद्धांतों का इस अधिनियम द्वारा प्रतिपादन किया गया था। यानी कहने का मतलब ये कि जितने भी भारतीय शासक थे वो भारतीय शासक कंपनी के साथ में काम तो करेंगे, लेकिन नियंत्रण किसका रहेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। जबकि द्वैध शासन में 1919 के द्वैध शासन में ऐसा नहीं था। फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसके द्वारा ये एक्ट पारित किया गया था 1793 का चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में क्या बताया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं वे भारतीय कोषण से ही भारतीय जो कोष है उसी से वेतन देने की ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं, यानी ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य भारतीय शासन को संचालित कर रहे हैं, ये भारतीय कोष से ही अपना वेतन प्राप्त करेंगे। यानी अभी तक तो ये हो रहा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा वेतन प्रदान किया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि भारतीय कोष अलग से बना दिया गया जिससे ही ये वेतन प्राप्त करेंगे। और कंपनी का जो शासन है इसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी यहाँ पर इनको 20 वर्ष का लाइसेंस, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनको और प्रदान कर दिया गया कि 20 वर्ष के लिए आप यहाँ पर और शासन चला सकते हैं और व्यापारिक शासन चला सकते हैं। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या रखा गया कि ये दूसरा भारतीय चार्टर एक्ट था जिसमें भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई, शिक्षा की व्यवस्था की गई। क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि हम जिन पर शासन कर रहे हैं वो बिल्कुल निरीह और मूर्ख या अनपढ़ लोग हैं, तो ऐसे में कंपनी के लोगों को या कंपनी को अगर अपना शासन चलाना है तो उनको यहाँ पर नौकर वगैरह भी चाहिए, पढ़े लिखे नौकर चाहिए। और इसी कंडीशन के लिए यहाँ पर भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई, जिसका निर्देश किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया कि कंपनी इस व्यवस्था को देखेगी कि भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। और यहाँ पर भी फिर से भारतीय शासन में या कंपनी का जो शासन है उसको यहाँ पर 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। यानी 1793 में जो एक्ट आया था उससे 20 वर्ष 1813, तो 1813 में फिर से एक नया एक्ट आया और उसमें फिर से 20 वर्ष के लिए शासन को बढ़ा दिया गया। फिर इसी प्रकार 1833, 1853, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट आया। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल के पदभार को संभालेगा। गवर्नर जनरल जो है वो संपूर्ण भारत में होगा। यानी पहले जो 3 रेजिडेंसी अलग अलग बना दी गई थी उसको अलग करके उसको खत्म करके पूरे भारत के लिए केवल एक गवर्नर जनरल का पद निर्धारित कर दिया गया। और इसी प्रकार भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो एक विधि का निर्माण करेगा और कंपनी की जो नौकरियां हैं उनमें भारतीयों को भी स्थान दिया जाएगा। यानी अभी तक ये था कंपनी की नौकरियों में कंपनी में भारतीय भी शामिल होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी तक कंपनी में जितने भी अधिकारी थे वो अधिकारी अंग्रेज अधिकारी होते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का होगा, साथ ही साथ कंपनी में भारतीय लोगों के लिए भी पद रखे गए, यानी भारतीयों को भी उसमें नौकरी दी जाएगी। फिर 1853 में जो नया एक्ट आया उसमें क्या कहा गया है कि कंपनी के संचालकों की संख्या जो है वो 24 से घटाकर अब कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। और इसमें 7 की नियुक्ति सम्राट स्वयं करेगा। 7 की नियुक्ति कौन करेगा? सम्राट करेगा। यानी एक तरह से लगभग आधे पदों की नियुक्ति, आधे पदों का चयन कौन करेगा? स्वयं सम्राट करेगा। और सिविल सर्विस की जो भर्ती है जिसको हम आज IAS कहते हैं वो उस समय का ICS था। तो ये जो ICS है इस ICS में भी भारतीयों को मौका दिया जाने लगा, भारतीयों को अवसर। यानी आप सोचिए कि यहाँ पर शिक्षा की बात की गई 1813 के एक्ट में। फिर जब भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के अनुसार पढ़े लिखे होने लगे तो 1833 में उनको कंपनी में जगह दी गई। और जब इस प्रकार से वो आगे बढ़ने लगे या अंग्रेजों ने जब भारतीय की शिक्षा व्यवस्था की इतनी व्यवस्था की तो 1853 में उनको इतने ऊंचे पद के लिए भी योग्य मान लिया गया। तो इस प्रकार से
इस चार्टर के द्वारा इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। इंग्लिश लॉ कमीशन। इस इंग्लिश लॉ कमीशन में क्या था कि भारतीय न्याय संहिता है जो है और दीवानी और फौजदारी जो कार्यविधियां हैं इनको सभी को एक साथ कर दिया गया। यानी ये जो इंग्लिश लॉ कमीशन है इसमें ये कह दिया गया कि जो दीवानी फौजदारी धार्मिक सभी तरह के मामले हैं इनको एक तरह से एक संहिता बना दी गई। संहिता का मतलब होता है कि जैसे संविधान आज हमारे पास है वैसी ये कानून व्यवस्था बना दी गई और शक्ति पृथक्करण के आधार पर कानून संबंधी जितने भी कार्य हैं वो व्यवस्थापिका को दे दिए गए। यानी कानून बनाने का मिटाने का अधिकार अब किसको प्राप्त हो गया? व्यवस्थापिका को प्राप्त हो गया। और इसके बाद 1854 का भी एक अधिनियम आया जिसमें गवर्नर जनरल को ब्रिटिश गृह सरकार के संपर्क से चीफ कमिश्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दे दिया गया। तो 1854 का एक अंतिम चार्टर एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल को कुछ और अधिकार प्रदान किए गए और वो और अधिकार क्या थे कि वो एक कमिश्नर की नियुक्ति करेगा स्वयं गवर्नर जनरल। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए भारतीय प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए, हालांकि वो आए थे व्यापारिक उद्देश्य से लेकिन उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया, लेकिन उसमें कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी, हमारे शासकों की प्रशासकों की भी रही होंगी, जिसकी वजह से उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है, उनकी इतनी ताकत बढ़ी। तो 1773 के बाद जो एक्ट आया वो 1781 और 1781 के बाद जो एक्ट आया वो 1793 का। और 1793 का जो एक्ट था वो द्वैध शासन व्यवस्था के समान नहीं था बल्कि लॉर्ड क्लाइव का जो 1919 का द्वैध शासन व्यवस्था थी उससे बिल्कुल अलग था। फिर यहाँ से 20 वर्ष बढ़ा करके यहाँ 1813 में नया एक्ट आया जिसमें फिर से 20 वर्ष बढ़ा दिए गए। 1833 में फिर से 20 वर्ष बढ़ा दिए और 1853 के बाद एक नया एक्ट आया जिसको 1854 के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ अधिनियम थे, ये कुछ कंपनी के द्वारा लाए गए एक्ट थे जिनके विषय में आज हमने बात की। और इसी एक्ट के बाद यानी इस एक्ट में जो जो बातें कही गई उसके बाद एक नया परिवर्तन आया जिसको हम 1857 की क्रांति के रूप में जानते हैं। एक विद्रोह, बड़ा विद्रोह जिसको हम 1857 की क्रांति के रूप में जानते हैं। और इसके विषय में हमने क्लास तो वैसे ले ली है लेकिन फिर भी आगे हम एक बारी और क्लास ले लेंगे, इसके विषय में फिर से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने आपको बताए, ठीक है। अगर इसका डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन आता है तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत सीखना होगा क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने इतना तो सीख ही लिया होगा। तो इसकी जो मेन चीज़ें थी, मुख्य बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अब मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर पसंद आए तो शेयर भी करें ताकि आपके तरह ही जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले, फ़ायदा मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल धन्यवाद।